नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग संविधान की मूल संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी विल डिस्कस टुडे। तो देखो इसमें क्या है कि देखो सबसे पहले तो बात को ये समझो कि जब भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया और 1950 में ये पूरे देश में जब लागू हो चुका था, ठीक है। कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे और कुछ 26 जनवरी से लागू हो गए। तो देखो उस समय जो संविधान बना था भारत का, उसमें जो आर्टिकल थे वो उस समय 1950 की परिस्थितियों के हिसाब से थे। पर 2022 में आते आते बीच में बहुत सारे सन आए जिसमें ऐसा लगा कि ये आर्टिकल में कुछ संशोधन करना चाहिए। तो ये प्रश्न समय समय पर भारत की संसद और सरकार के सामने आते रहे कि संसद भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा निर्मित भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये प्रश्न सबसे पहले आता है 1951 में। तो जब 1951 में ये प्रश्न आता है, जब भारत की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को में कटौती करी, तो ये प्रश्न इसको चुनौती दी गई। एक मामला आया था शंकरी प्रसाद मामला 1951 में। इसमें चुनौती दी गई कि भारत की सरकार या भारत की संसद क्या संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार था, इसमें संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। वेदर इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन गवर्नमेंट कैन अमेंड द एक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। दिस क्वेश्चन अराइजेज in 1951 and in शंकरी प्रसाद वर्सेज मैटर। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया। तो देखो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने देखो कहा कि मूल अधिकारों के अंदर संशोधन की शक्ति भी इसी के अंतर्गत निहित है और भारत की संसद इसमें संशोधन कर सकती है मूल अधिकारों में। ठीक है, तो ये जब कर सकती है तो ये प्रश्न सामने आता है। तो देखो अब यही हम लोग आगे बढ़ते हैं और यही हम लोग आज का टॉपिक है। चलो अब बात को समझते हैं। तो आर्टिकल 368, बाय द आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन रेक्टिफाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वो इसको सीमित भी कर सकती है या इसको वापस भी ले सकती है। तो ये 1951 में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दी। ठीक है, अब देखो ये भी याद कर लेना, शंकरी प्रसाद जो वर्मा मामला है ये कब आया था, 1951 में। ठीक है, अब चलो, क्योंकि इसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी थी कि संसद आर्टिकल 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अभी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे और आपको बस इसी वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है दोस्तों, और इतना अच्छा कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ और इसको बस केवल आप लोग पढ़िए, इसी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, देखो अब देखो एक मामला आता है गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला आता है 1967 में। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था कर दी। ठीक है, पहले की स्थिति बदल दी और कहा कि मौलिक अधिकार क्या है, अपरिवर्तनीय है और लोकोत्तर है। मतलब मौलिक अधिकार इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल और ट्रांससेंडेंटल। तो ये है, मतलब मौलिक अधिकारों को भारत की संसद ना कटौती कर सकती है ना ही वापस ले सकती है। अब बात को ये समझे, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया और ये फैसला सुना दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में ना कटौती कर सकती है ना इसको वापस ले सकती है। ये किस में आया था मामला, गोलकनाथ 1967 में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक मामला आता है गोलकनाथ मामले को। देखो गोलकनाथ मामले को देखकर भारत की संसद ने क्या कहा। भारत की संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया 1971 में और कहा
इस अधिनियम ने क्या कहा, देखो इसने ये घोषित कर दिया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को कोई भी मौलिक अधिकारों को सीमित लेने का या वापस लेने का अधिकार है। मौलिक अधिकार वही है जो मैंने आपको आर्टिकल 12 से 35 तक बताए हैं, वो मौलिक अधिकार आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से हैं, और एक दिन मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूंगा जल्दी क्विक फॉर्म में, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, धार्मिक संस्थाओं का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, यही सब मौलिक अधिकार है। विदेश में का जाने का अधिकार है, भारत के किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार है, किसी भी भारत में संघ बनाने का अधिकार है, और शांतिपूर्ण तरीके से बिना निरायुध मतलब कोई भी हथियार के बिना भारत की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी अधिकार है। तो ये सब मौलिक अधिकारों के ही अंतर्गत आते हैं ये लोग, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब गोलकनाथ मामले को नलीफाई करने के लिए भारत की संसद क्या करती है, मैंने अभी आपको बता दिया, 24वां संविधान संशोधन पारित कर देती है और कहती है कि संसद किसी भी मूल अधिकार को सीमित कर सकती है, वापस ले सकती है। 1971 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं केशवानंद भारती मामला आता है। तो केशवानंद भारती मामले में क्या कहते हैं, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि गोलकनाथ मामले में जो निर्णय को उसको पलट दिया। गोलकनाथ में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि द पार्लियामेंट कैन नॉट रेक्टिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर टेकन बैक इट्स nor it can take back the fundamental right which is given by the Constitution of India। तो ये इसने व्यवस्था दी थी इन गोलकनाथ मामला 1967 में। अब केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ही फैसला पलट दिया, ओवर रूल कर दिया और कह दिया कि देखो भारत की संसद मूल अधिकारों को सीमित भी कर सकती है, ठीक है, सीमित भी कर सकती है और किसी भी अधिकार को वापस भी ले सकती है। तो ये सब चीज़ें किसमें कहीं, ये सब केशवानंद भारती मामले 1973 में कर दिया। अब साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने देखो क्या कहा, संविधान ने देखो एक नया सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड गिवन ए न्यू कॉन्सेप्ट विच इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के लिए मैं अभी तक आपको पूरी कहानी बता रहा था। मतलब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि द पार्लियामेंट कैन रेक्टिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इट कैन टेक बैक द फंडामेंटल राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट चेंज। मतलब जो मूल संविधान की जो मूल संरचना का अधिकार है, इट कैन नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज हो गया तो फिर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, तो ये बात को समझो क्या है। ये जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अपने दिमाग में भारत की प्रस्तावना के बारे में कहा था, बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो भारत की प्रस्तावना के बारे में जो भारत की संविधान निर्माताओं ने कहा था, बस वही जितने भी उसमें ज़्यादातर पॉइंट हैं, बस वही बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बात को आप समझ रहे हो कि नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हैं या मूल संविधान की मूल संरचना, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए भारत की संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। देखो भारत की संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय कितने तरीके का देना चाहते हैं, समाज में बराबरी का अधिकार, आर्थिक रूप पे अधिकार और राजनीतिक रूप से अधिकार, ठीक है। और किस तरह का गणराज्य बनाना चाहते हैं, पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो पूरा सोवरन हो, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। उसके बाद में सुनो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में हम सभी लोग आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, अब हिंदी में
इसका सन दिया गया है जैसे मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब बात को समझ रहे हैं कि नहीं, बताओ। अब इंग्लिश में सुनो जो प्रेम्बल है, और उसी के साथ में हम लोग बेसिक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ जाएंगे। तो इंग्लिश में है, सुनना, प्रेम्बल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, hereby adopted, enacted, and give to ourselves this constitution. अब बात को समझ रहे हैं कि नहीं? यही इसी के ज़्यादातर पॉइंट बेसिक मूल संविधान के मूल संरचना के तत्व हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। देखो, तो यही कहा गया है कि मूल संरचना के प्रभावित नहीं होने चाहिए। तो देखो मूल संरचना में क्या है, देखो सबसे पहले तो संविधान की सर्वोच्चता। देखो संविधान की सर्वोच्चता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, भारतीय राजनीति की लोकतंत्र में गणराज्यात्मक प्रकृति। ठीक है, ये है मतलब लोकतंत्र, जो भारत का संविधान रहेगा, जो भारत देश रहेगा वो लोकतंत्र पे रहेगा, गणराज्य पे रहेगा। ठीक है, और सार्वभौम मतलब एक तरह से सोवरन होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, मतलब हमारा जो भारत देश रहेगा वो सेकुलर रहेगा। मीन्स वी विल नॉट टेक द साइड ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो आप बात को समझ रहे हैं। अगला मूल संरचना का तत्व है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का विभाजन। ये होगा शक्तियों का विभाजन पर्याप्त तरीके से, तीनों ही एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगला देखो संविधान का संघीय रूप। संघीय रूप क्या है कि जैसे केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है। ठीक है, तो ये संघीय है, शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा है, ये भी एक संघीय प्रवृत्ति है। ठीक है, अगला लिखित संविधान। लिखित संविधान संघीय व्यवस्था इसलिए क्योंकि लिखित तौर पे हमने हर जो मतलब पावर है वो सबको अलग अलग बांट के दे दिए। न्यायपालिका को अलग दे दिए, कार्यपालिका को अलग दे दिए। ठीक है, और विधायिका को अलग दे दिए। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, ये भी हमारा संघीय स्वरूप है। ठीक है, संविधान की कठोरता, ये सब चीज़ें संघीय हैं। अब जैसे एकात्मक आता है, एकात्मक क्या है, मतलब जैसे बहुत पावरफुल सरकार हो केंद्र पे और जो राज्यों की सरकारों का दमन कर दे, तो वो कही जाती है एकात्मक सरकार। ठीक है, एक संविधान, एकल नागरिकता, तो ये सब है एकात्मक प्रवृत्ति। एक नागरिकता, तो देखो मैंने जो चीज़ें मेरे मुख से एक एक चीज़ निकल रही है वो सब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये एक इमेज बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका बताएगा। तो ये सब चीज़ें आपको, मेरे जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी संविधान की मूल संरचना है। मतलब अगर तुमने कोई फंडामेंटल राइट में ऐसा रेक्टिफिकेशन कर दिया कि ड्यू टू डैट वी विल सेक्रीफाइस द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये तो भाई खतरे की चीज़ हो जाएगी ना। हम वी हैव कंप्रोमाइज विद द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप बात को समझ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ठीक है, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग।
अगला है कल्याणकारी राज्य, मतलब वेलफेयर स्टेट। ठीक है। फिर है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि जैसे मान लो कोई भी कानून संसद ने बनाया, उसकी समीक्षा कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक है। व्यक्ति की देखो स्वतंत्रता में और गरिमा, संसदीय प्रणाली में कानून का शासन, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संतुलन, मतलब देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड और नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आप बात को समझ रहे हैं। स्वतंत्र एंड निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि मतलब कोई भी मतलब एक तरह से निष्पक्ष चुनाव का आरोप, मतलब ये ना वो लगने लगे कि ये चुनाव जो है बेईमानी हुई है, तो ऐसा नहीं होता है। भारत में, आज़ाद भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं सब बहुत ही ईमानदारी से हुए हैं, और अगर ईमानदारी से नहीं हुए होते तो केंद्र के स्तर पर जो केंद्र सरकार होती है वो बहुत सारे राज्यों में हार भी जाती है। अभी देखिए केंद्र के स्तर पर दूसरी सरकार है, वो बंगाल में हार गई, पंजाब में हार गई, तो अगर कोई भी बटन ईवीएम में खराबी होती तो ऐसा नहीं होता, केवल एक ही पार्टी जीतती। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं वो सब बेबुनियाद हैं, बेबुनियाद हैं। ठीक है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जब वो चुनाव कराता है तो जो हर राज्य में, हर ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट डीएम होता है, वही जो है फिर वो केंद्र, जब जिस राज्य में चुनाव होता है तो वो उस राज्य सरकार का अधिकारी ना होकर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकारी हो जाता है, और उसको बहुत सारा पावर मिल जाता है। इतना पावर मिल जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है उस डीएम के खिलाफ, जिस स्टेट में चुनाव हो रहे हैं। तो आप बात को समझिए। तो ये सब बातें सब बेबुनियाद हैं। हमेशा भारत में निष्पक्ष चुनाव होते रहे, स्वतंत्र चुनाव हुए हैं। ठीक है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये भी आपका है। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट कल को भारत की सरकार के ऊपर भी टिप्पणी करता है, पर हमेशा मंत्री लोग क्या कहते हैं कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो हम लोग फॉलो करेंगे, बट एवर बी द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वी विल हार्टली एक्सेप्ट दिस। ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये भी है। अगला है संविधान संशोधन की संसद की सीमित करने की शक्ति। ठीक है। अब देखो न्याय तक प्रभावकारी पहुँच, तो न्याय तक प्रभावकारी पहुँच होनी चाहिए हर व्यक्ति की, मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति, जो मैंने रिट बताई थी, तो रिट की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत ही हाई कोर्ट को मिली हुई है। अगला देखो अनुच्छेद 32, 136 और 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, तो 32 ये रिट की शक्ति है। ठीक है। अब देखो 136 क्या है। 136 बीच बीच में मैं कुछ आर्टिकल भी बताता जाऊंगा, तो वो भी इसको दिमाग में बैठाते जाना। मैं आप लोगों को एक से लेके लगभग 300 टोटल आर्टिकल याद कराऊंगा। है आर्टिकल जितने भी 395 आर्टिकल के आसपास हैं, उसमें मैं आपको 300 आर्टिकल कम से कम याद कराना है मुझे। ठीक है। क्योंकि आजकल पेपर बहुत लेंदी आता है, तो अब आजकल 1 से 51 तक आर्टिकल नहीं पूछता है, अब कुछ भी पूछ लेता है। तो आपको यू शुड रिमेंबर all these articles at least once or two times you should study, so that when question will come in the examination hall, then at least you can tick the correct answer, or you can find out the correct answer. This will be my मोटो। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखो अनुच्छेद 136 क्या है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। स्पेशल लीव टू अपील बाई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये आर्टिकल याद कर लो। उसके बाद में एक 141 आर्टिकल है। 141 आर्टिकल क्या है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि की सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होना, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना दिया वो और सभी न्यायालयों पर एक तरह से बाइंड होगा। ठीक है। जैसे लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट
टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अगर समझ रहे हो तो फिर इसको याद रखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर दोस्तों कर देना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों को एक से एक सब अच्छे से अच्छे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। बस आप लाइक करने में कमी मत करना। अब देखो अब हम लोग कुछ मतलब आर्टिकल वो ये याद कर लेते हैं कि कौन सा मुकदमा कब आया था, क्योंकि कभी कभी अब क्या कहता है कि ये मिलाने को दे देता है। तो केशवनंद भारती मामला आया 1973 में। तो केशवनंद मामला भारती मामला कब आया? 1973 में। और ये मौलिक अधिकारों से के नाम से विख्यात भी है। इंदिरा गांधी मामला आया 1975 में, ठीक है। चुनाव मामलों से विख्यात है ये इंदिरा गांधी मामला 1975। मिनर्वा मिल्स 1980, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला 1980 में, ठीक है। एसपी संपत कुमार मामला 1987 में, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली जुडिशियली सर्विस एसोसिएशन 1991 में आया। ये जितने भी मामले आए ना उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मूल अधिकार बताए हैं, पर मूल अधिकार यही सब है जो मैंने अभी आपको एक साथ लिख दिए हैं, वो इसी में इन्होंने मतलब एक तरह से बताते रहे हैं। तो किसी दिन एक दिन वीडियो इस पर स्पेशल और बनाऊँगा, उसमें मैं सब बताऊँगा कि केशवनंद भारती में क्या कहा इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी मामले में क्या कहा। तो ये भी मैं आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है। इंदिरा साहनी मामला 1992, ठीक है। की होतो मामला 1993 में। रघुनाथ राव मामला 1993 में। उसके बाद इंदिरा साहनी 2 मामला 2000 में आया था। कुलदीप नायर मामला आया 2006 में। और एम नागराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, 2006 में आया था। और मैचिंग करने को 2006 के सामने आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। ये कोयला मामला नहीं है, कोयला ये गलत टाइप हो गया है, ये है कोहेलो। इधर लिख के दे रहा हूँ मैं, कोहेलो मामला है 2007 में। और राम जेठमलानी मामला आया है 2011 में। राम जेठमलानी ये 2011 में मामला आया था और अनुच्छेद 32 के तहत इसमें सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया था, ठीक है। और मद्रास कर एसोसिएशन मामला 2014 में। तो देखो ये था हमारा संविधान की मूल संरचना के बारे में एक छोटा सा वीडियो। मतलब दिस वीडियो इज ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू शुड वॉच इट एटलीस्ट 1 टाइम खुली, और इसको स्किप भी मत करना। और अगर देखो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब बिना सब्सक्राइब किए मत जाना दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, ठीक है, बाय बाय।